तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सुशील जाट को जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है दरअसल उसमें किसी तरह की नींद की गोलियां नहीं होती है, बल्कि सुशील जाट को इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन जिससे उन्होंने खरीदा था उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस बैकग्राउंड को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैं कुछ नए घर में हूं, तो इसीलिए आप वीडियो पे फोकस करें और आवाज़ भी गूंज रही है तो इसे आप इग्नोर करके आप कहानी पे फोकस कर सकते हैं। 11 अगस्त 2020 राजस्थान का जोधपुर शहर सुबह के करीब 10 बजे के समय नांदड़ी इलाके में नगर निगम के सफाई कर्मचारी हमेशा की तरह सीवरेज पाइप की सफाई में जुटे हुए थे। काम नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक सफाई कर्मचारी के हाथ ऐसा कुछ लगा जिसने उसकी सांसें थमा दी। पाइप के अंदर फंसी हुई एक बहुत बड़ी पॉलीथीन। पहले उसे लगा कि शायद ये घर का कोई फालतू सामान या फिर कचरा होगा जिसे किसी ने नाले में फेंक दिया होगा, लेकिन जब उसने पॉलीथीन को बाहर निकाला और पॉलीथीन को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पॉलीथीन के अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए हाथ और पैर मौजूद थे। इसके बाद कर्मचारी तुरंत पुलिस थाने फोन करती है और कुछ ही समय के बाद वहां पुलिस हाजिर हो जाती है और हालात का जायजा लेती है। हाथ और पैर देखने के बाद ये तो साफ हो चुका था कि ये हाथ और पैर महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुष की है, क्योंकि हाथ और पैर की बनावट महिलाओं के पैर और हाथ से अलग थी। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। अब पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि ये डेड बॉडी के अंग किसके हैं और इन अंगों के साथ बाकी शरीर के हिस्से कहाँ हैं। कोई सिर, कोई धड़, कुछ भी आसपास नहीं मिला। पुलिस के पास ना तो कोई पहचान थी और ना ही कोई सुराग। यह मामला इतना पेचीदा था कि पुलिस के सामने हर कदम पर नई मुश्किलात खड़ी कर रही थी। लेकिन दोस्तों, इस मिस्ट्री केस ने जैसे जैसे अपनी पर्ती खोली तो सच्चाई ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया था। और इस हत्या की कहानी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले के रोंगटे भी खड़े हो जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस केस को पूरे शहर का सबसे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री केस बना दिया था? वो सिर कहाँ गया? उसकी हत्या किसने और क्यों की? इसके पीछे की सच्चाई आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। यह कोई साधारण मामला नहीं था, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा अपराध था जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को साथ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इस केस की पूरी सच्चाई को। तो अब बॉडी पार्ट्स मिलने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और सबसे पहले फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। और फॉरेंसिक टीम ने जब बॉडी पार्ट्स के ऑटोप्सी की तो पता चला कि ये बॉडी के पार्ट्स कोई 26-27 साल के लड़के के हैं और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक मशीन के द्वारा काटा गया है। उसके अलावा पुलिस ने देखा कि जिस पॉलीथीन में ये बॉडी पार्ट्स मिले थे उसके ऊपर लिखा हुआ था भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल जिला पाली। अब पुलिस के पास केवल एकमात्र यही सुराग था, क्योंकि बॉडी का सर नहीं मिला था, जिससे इस पार्ट्स की शिनाख्त होना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती भरा काम था। और पुलिस अपना जांच शुरू करती है और सबसे पहले आसपास के थानों में इंफॉर्मेशन भिजवाई जाती है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर अगर किसी तरह की भी कोई मिसिंग रिपोर्ट किसी ने दर्ज करवाई है तो उसकी फाइल जौनपुर थाने में भिजवाई जाए। इसके अलावा जिस पॉलीथीन बैग में ये बॉडी पार्ट्स मिले थे, पुलिस उस भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल जिला पाली के एड्रेस पर पहुंचती है और वहां जाकर पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन वहां जाकर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पर उन्हें बताया जाता है कि इस तरह पॉलीथीन बैग्स में हजारों की संख्या में कस्टमर यहाँ से सामान लेकर जाते हैं और अब यहाँ पर पुलिस के हाथ निराशाही लगती है। अब शाम के 4 बज चुके थे और पुलिस के पास एक कॉल आता है और कॉल पे उन्हें बताया जाता है कि नांदड़ी इलाके के उसी सीवरेज पाइप में एक और पॉलीथीन बैग मिला है और इस थन बैग के अंदर एक कटा हुआ सर मिला है।
पुलिस बिना देरी किए उस लोकेशन पर पहुंचती है, उस सिर को कब्जे में लेती है और फॉरेंसिक टीम जब जांच करती है और जब मिलान किया जाता है तो मालूम चलता है कि ये सर भी उसी व्यक्ति का है जिस व्यक्ति के वो कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। लेकिन दोस्तों, पुलिस के लिए अभी भी ये ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं और उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। और इसी के साथ पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट्स का पूरा डाटा आ जाता है और उसी में पुलिस को एक मिसिंग रिपोर्ट पर डाउट जाता है। दरअसल मिसिंग रिपोर्ट के डाटा में पुलिस को एक सबसे बड़े लेटेस्ट जो मिसिंग रिपोर्ट मिलती है वो नागौर जिले के थाने में लिखवाई गई थी और इस मिसिंग रिपोर्ट में जो सस्पेक्ट था वो एक 27 साल का लड़का था जिसका नाम सुशील जाट उर्फ चरण सिंह था। और ये मिसिंग रिपोर्ट उसके घर वालों ने लिखवाई थी क्योंकि सुबह 10 बजे से ही उसका मोबाइल बंद आ रहा था और वो कहाँ चला गया है ये बात किसी को भी नहीं पता था। अब पुलिस उस मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर सुशील जाट उर्फ चरण सिंह की फोटो मंगवाती है और जब उस फोटो को उस बॉडी पार्ट्स के सिर से मिलाया जाता है तो पूरी तरह से मैच कर जाता है, यानी कि ये जो डेड बॉडी थी ये किसी और की नहीं बल्कि सुशील जाट उर्फ चरण सिंह की ही थी। अब उसके घर वालों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जाता है और वो पुलिस को बताते हैं कि 10 तारीख से ही चरण सिंह गायब है और वो कहाँ गया है, किससे मिलने गया है, ये बात किसी को भी नहीं पता। बॉडी मिलने के बाद ये बात तो कन्फर्म हो चुकी थी कि ये बॉडी सुशील जाट की ही है, लेकिन अब भी सवाल और खड़े थे कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या के पीछे कौन है। सुशील जाट के घर वाले पुलिस को बताते हैं कि वो उनका एक लौता बेटा है और उससे बड़ी उनकी 2 बहनें हैं जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है। और जो सुशील है वो राजस्थान कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट पर काम करता था और इसकी पोस्टिंग जोधपुर के इसी इलाके में थी जहां से उसकी डेड बॉडी मिली थी। अब पुलिस सबसे पहले सुशील जाट के कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू करती है और उसी कॉल डिटेल्स में पुलिस को ये बात पता चलती है कि आखिरी बार सुशील जाट एक लड़की से कॉल पे बात किया था जिस लड़की का नाम है सीमा। अब पुलिस सुशील जाट के पेरेंट्स से सीमा के बारे में पूछती है। अब पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि दरअसल जो सीमा है इस लड़की के साथ सुशील जाट की शादी 2013 में हुई थी। राजस्थान के एक रिवाज है कि शादी के बाद लड़की अपने घर पर ही रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद उस लड़की का गोना किया जाता है और उसके बाद ही उसको ससुराल लाया जाता है। तो सुशील जाट के परिवार के लोग बताते हैं कि उनकी शादी तो 2013 में कर दी गई थी, लेकिन उनका गोना अभी तक नहीं हुआ और सीमा अपने मायके में ही रहा करती थी। अब पुलिस सीमा और उसके घर वालों से पूछताछ करने के बारे में सोच ही रही थी कि पुलिस के पास एक कॉल आता है और पुलिस को बताया जाता है कि जोधपुर के ही एक पार्क से एक लावारिस बाइक खड़ी हुई मिली है। पुलिस जाती है और उस बाइक को जब्त करती है और जब नंबर प्लेट से उसकी डिटेल्स निकाली जाती है तो बाइक किसी और की नहीं बल्कि सुशील जाट उर्फ चरण सिंह की ही पाई जाती है। अब पुलिस पार्क के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की डिटेल्स निकालती है और उसी में पुलिस को ये बात पता चलती है कि इस बाइक को यहाँ खड़ा करने के लिए कोई और नहीं बल्कि 2 लड़कियाँ इस बाइक को यहाँ पे खड़ा करती है और खड़ा करके यहाँ से चली जाती है, जिन्होंने सूट सलवार पहना हुआ था और मुंह पे दुपट्टा बांधा हुआ था, जिस वजह से उनके चेहरे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। अब यहाँ से जो पुलिस का शक है वो सीमा और उसके परिवार की तरफ और बढ़ जाता है, क्योंकि चरण सिंह के परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि जिस लड़की सीमा से उन्होंने चरण सिंह की शादी करी थी उसकी 2 बहनें ऑलरेडी अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रह रही थी। और इसी के साथ पुलिस का शक थोड़ा सा यहाँ सीमा और उसके परिवार की तरफ जाता है और वो सीमा और उसकी 2 बहनें जो कि मायके में ही रहा करती थी, जिनका नाम बबीता और प्रियंका था, उन सभी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है। और यहाँ पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। पुलिस चरण सिंह की पत्नी जिसका नाम था सीमा और जिसकी उम्र 27 साल थी, उसकी 2 बड़ी बहनें प्रियंका 27 साल और बबीता 23 साल, इन तीनों बहनों को पुलिस स्टेशन में अलग अलग बैठाकर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जब इन सभी से सेम सवाल पूछे जाते हैं तो इन तीनों के जवाब बिल्कुल अलग अलग थे। और यहीं पर जो पुलिस को अब इन तीनों पर शक था वो शक की सुई और गहरी होती हुई चली जाती है। पुलिस जब सख्ती से सीमा और उसकी दोनों बहनों से पूछताछ करती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है, क्योंकि सीमा और उसकी दोनों बहनें बताती है
कि सुशील जाट की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इन तीनों ने ही मिल करके की है। और यहाँ पर पुलिस का शक इन तीनों पर जो था वो शक बिल्कुल सही साबित होता है। और जब हत्या करने के पीछे की वजह इनसे पूछी जाती है तो सीमा और उसकी बहनें बताती है कि जो सीमा है उसकी शादी 2013 में सुशील जाट के साथ हो चुकी थी, लेकिन सीमा उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। जब भी सुशील सीमा को गोना करने के लिए कहता था या फिर उसके परिवार के लोगों को गोना करने के लिए कहता था तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इस गोना करने की बात को टाल दिया करते थे। और यही बात सीमा ने अपनी बहन प्रियंका और बबीता को भी बताई, जो पहले से ही अपने पतियों का साथ छोड़कर अपने मायके में ही रह रही थी। और जब सीमा ने ये बातें जब उनकी बहनों के साथ साझा की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सुशील के साथ नहीं रहना चाहती हो तो इसका इंतज़ाम हम जल्द ही करेंगे, क्योंकि जो सुशील है उसकी एक सरकारी नौकरी थी, 27 साल उम्र थी और काफ़ी अच्छा खासा कमा लेता था और देखने में भी काफ़ी हैंडसम था। और वो किसी तरह सीमा को अपने घर लाकर अपनी गृहस्थी को बसाना चाहता था, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, ठीक था। और इसी के चलते वो सीमा पर गोना करने का दबाव बना रहा था। और इसी दबाव के चलते सीमा ने अपनी बहन प्रियंका और बबीता के साथ मिलकर सुशील को मारने का प्लान बनाया। और इसी के चलते 10 अगस्त 2020 को ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और सबसे पहले ये मार्केट से एक कटर खरीद कर लाते हैं और उस कटर को दूसरे मकान में रखते हैं जो उन्होंने पहले से ही ले रखा था। और वहीं पर सीमा सुशील जाट को मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि आज तुम मुझसे मिलने के लिए आओ और इसके बाद जो तुम्हारी सारी हसरतें हैं वो पूरी की जाएगी और इसके बाद हम गोना कर लेंगे। सुशील 10 अगस्त 2020 को अपनी ड्यूटी पर ना जाकर उस जगह चला जाता है जहां पर सीमा उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही होने वाला था। सबसे पहले सीमा बबीता प्रियंका के साथ मिलकर चरण सिंह को अपने साथ बैठाते हैं और ये चारों मिलकर शराब पीते हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर सुशील जाट को पिलाई जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और बेहोशी की हालत में ये तीनों मिलकर उसके गला को दबाकर उसके सांसें रोक देते हैं, यानी कि उसकी हत्या कर डालते हैं। और उसके बाद उसी कटर से उसके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को और उनके सर को काट दिया जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स को पॉलिथीन में भरकर सीवरेज पाइप में फेंकने का प्लान बनाया जाता है। अब क्योंकि इन तीनों के पास एक ही स्कूटी थी और ये बॉडी पार्ट्स ले जाना एक साथ संभव नहीं था, तो यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो अपने बॉयफ्रेंड भीमराम को बुलाती है। भीमराम के पास एक कार थी और ये कहती है कि एक ज़रूरी काम है तो तुम अपनी कार लेकर के हमारे घर आ जाओ। उसके बाद ये पूरी कहानी भीमराम को बताते हैं। पहले तो भीमराम इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन प्रियंका और बबीता के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो इनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और अपनी गाड़ी के डिग्गी में ये बॉडी पार्ट्स डालकर उस सीवरेज पाइप में फेंकने के लिए राज़ी हो जाते हैं और अपनी गाड़ी के डिग्गी में ये बॉडी पार्ट्स ले जाकर नज़दीक के सीवरेज पाइप में डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद 11 तारीख की सुबह 10 बजे सफाई कर्मचारियों को ये बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। अब पुलिस को यहाँ पर कातिल और कत्ल करने की वजह तो मिल चुकी थी, लेकिन यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस कहानी का जो बहुत अहम सवाल है वो अभी भी बना हुआ है कि आखिर सीमा सुशील जाट के पास जाना क्यों नहीं चाहती थी, जबकि सुशील देखने में सुंदर था, उसके पास सरकारी नौकरी थी, वो अपने परिवार का एक लौता बेटा था। इस पर सीमा ने जो पुलिस को बताया, ये सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीमा पुलिस को बताती है कि दरअसल वो सुशील या फिर किसी और लड़के से शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये शादी भी उसने घर वालों के दबाव में आकर की थी। साथ ही सीमा पुलिस को बताती है कि उसका जो आकर्षित है वो लड़कों की तरफ नहीं है बल्कि लड़कियों की तरफ है। और इसी के चलते उसके कॉलेज में कई सारे ऐसे सहेलियां थी, ऐसे दोस्त थे जिनके साथ उनका समलैंगिक संबंध था। यानी कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो वजह है वो सीमा का समलैंगिक होना है। सीमा यहाँ पर एक समलैंगिक थी और इसके बारे में उसकी दोनों बहनें प्रियंका और बबीता भी इस बात को अच्छे से जानते थे और वो भी ऐसे ही थे। यानी कि उनकी दोनों बहनें की जो अट्रैक्शन थी वो लड़कों की तरफ नहीं था बल्कि लड़कियों की तरफ था। इसीलिए उनकी दोनों बहनें अपने पतियों के साथ ना रह करके मायके में ही रहा करती थी। तो जिस तरीके से उनकी दोनों बहनें प्रियंका और बबीता अपने पति को छोड़कर मायके में रहती थी,
तो इसी तरीके से अगर सीमा भी तलाक ले करके अपने मायके में अपने घर में रहती तो शायद सुशील जाट की जान बच जाती और अभी मैं आप सबको ये कहानी नहीं सुना रहा होता, लेकिन उन्होंने एक गलत रास्ते को अपनाया। तो इसीलिए दोस्तों वो शेर है ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो इसीलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।